This is lecture number 16 of thermal physics, and in this lecture we will complete calorimetry and we will start with heat transfer topic. So in this lecture first we will learn some concept, and then we will do some questions on that concept, and we will complete calorimetry and we will start with heat transfer. So let's start with a concept. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फेज इंडिकेटिंग डायग्राम. ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है. देखिए ये जो ग्राफ इसमें है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका जो आउटकम है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा. देखिए पहली बात तो फेज इंडिकेटिंग डायग्राम में आप जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर में. पहला पॉइंट, प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाते हैं. तो ग्राफ देखिए आपके पास कुछ ऐसा है. एक तो आपको ओसी लाइन दिख रहा होगा ऐसा, एक आपको ओए लाइन स्ट्रेट लाइन, और एक ओबी लाइन ऐसे दिख रहा होगा. तो देखिए यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं. जैसे एओसी के इधर वाले पार्ट को हम आइस रीजन बुलाते हैं. एओबी के इधर वाले पार्ट को, ये पूरा वाले पार्ट को हम वाटर बुलाते हैं. और सीओबी के इधर वाले पार्ट को हम बेसिकली वेपर रीजन बुलाते हैं. ये तीन रीजन है. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप आइस से वाटर की तरफ जाइएगा तो आइस का मेल्ट होना वाटर में, उसको फ्यूजन बुलाते हैं. तो ये जो आपको एओ लाइन है इसको बुलाते हैं फ्यूजन लाइन, क्योंकि आप इधर से इधर जाइएगा तो आइस मेल्ट होगा वाटर में, और आइस वाटर में मेल्ट होने के प्रोसेस को हम फ्यूजन बुलाते हैं. तो ये फ्यूजन लाइन है. फिर आप देखिए, आप आइस से वेपर जाइए इस लाइन के थ्रू, तो आइस से वेपर में जाना उसको सब्लिमेशन बुलाते हैं. तो ओसी लाइन सब्लिमेशन लाइन है. ठीक है. फिर आप क्या करिए, आप वाटर से वेपर जाइए, तो वाटर से वेपर जाना उसको वेपराइजेशन बुलाते हैं. तो ये ओबी लाइन वेपराइजेशन लाइन है. ठीक है. अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. अगर हम बात करते हैं इस प्रेशर की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं, सब्लिमेशन लाइन, फ्यूजन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन, इस पॉइंट को बुलाते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे तीनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, वो प्रेशर जिस पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है उसको बुलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट. यानी कि 0 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको बुलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो अब आप देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है. ध्यान से देखिए, इसमें पूछता है कि अलग अलग प्रेशर चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है वो हम बात करते हैं. देखिए यहाँ आइस से वाटर जा रहे हैं ना, आप आइस से वाटर गए तो मेल्टिंग ही तो बोलते हैं. तो ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बुलाते हैं. सिमिलरली वाटर से वेपर जाना है, इसको क्या बुलाइएगा आप? वेपराइजेशन. और वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशन पॉइंट है वाटर से वेपर जाने के लिए, इस पॉइंट को बुलाते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये देखिए. आपसे पूछेगा कि प्रेशर चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर आता है. एक तो वाटर के लिए और एक दूसरा वाटर के अलावा और कोई सब्सटेंस के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. तो सुनिए, हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. पहले हम बात करेंगे वाटर के लिए, और दूसरा वाटर के अलावा किसी और सिस्टम के लिए. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं CO2 के लिए, 4CO2. तो ध्यान से सुनिए, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है एओसी जो रीजन है इसको आइस रीजन बुलाते हैं, एओबी में इसको वाटर रीजन बुलाते हैं, और सीओबी रीजन इसको वेपर रीजन बुलाते हैं. तो अब देखिए, मान लीजिए ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm. तो इस 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि आप आइस से वाटर जा रहे हैं, तो इसको बुलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. वाटर के लिए पहले बात कर रहे हैं. और सिमिलरली वाटर से वेपर जाइएगा
तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन पॉइंट है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको आप बुलाइएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब आप क्या करिए, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब आप क्या करिए, प्रेशर बढ़ाइए। प्रेशर बढ़ाने का मतलब ओरिजिन से आप दूर जाइए। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर ले लेते हैं, तो ये प्रेशर यहाँ पे है, कुछ प्रेशर है, मान लेते हैं वो है डेल्टा पी प्रेशर, है ना, जो प्रेशर हमने चेंज किया। तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो ये जो पॉइंट है उसका ये टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट 1, ये मेल्टिंग पॉइंट 2, और इस प्रेशर चेंज के करस्पॉन्डिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ये होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट 1, ये बॉइलिंग पॉइंट 2। अब आप देखिए वाटर के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप ओरिजिन के पास जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं वाटर के लिए कि आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, सिर्फ वाटर के लिए। और सिमिलरली जब आप प्रेशर कम करिएगा ओरिजिन के पास जाइएगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर कम करने से मेल्टिंग पॉइंट तो आपका बढ़ेगा, बट बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये याद रखिएगा वाटर के लिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर। अब हम बात करते हैं वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस के लिए, जैसे कि हम CO2 की बात करते हैं। तो पहले आप क्या करिए, दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखिए। ये भी आपको पता है, ये भी आइस रीजन है, ये भी वाटर रीजन है, और ये भी वेपर रीजन है। अब आप इस दोनों ग्राफ में कंपेयर करिए तो आपको OC और OB लाइन तो सेम दिख रहा होगा, पर OA लाइन और OA लाइन इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इसीलिए अब आप क्या करिए, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीजिए, 1 ATM प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है इसको आप मेल्टिंग पॉइंट बुलाइएगा, और सिमिलरली वाटर से वेपर में जाने वाला जो ट्रांजिशन पॉइंट है इसको आप बॉइलिंग पॉइंट बुलाइएगा। अब आप प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर आप जैसे ही बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। तो CO2 के लिए प्रेशर बढ़ाइएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। सॉरी, ये आप यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये नहीं होगा। पहले मेल्टिंग पॉइंट ये था इस प्रेशर पे, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया अब मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करिए तो पहले प्रेशर पे ये था बॉइलिंग पॉइंट, अब इस प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस के लिए प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है, और सिमिलरली जब आप प्रेशर कम करिएगा तो ये दोनों डिक्रीज कर जाएगा। कब, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने रिजल्ट पर लिया, पर इसमें हम क्या करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। इसमें एक क्लॉसियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, इस प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ का कर्व निकाला था, और वो कर्व dP/dt स्लोप निकाला था प्रेशर और टेम्परेचर का, और वो आ रहा था लेटेंट हीट ऑफ फेज कन्वर्जन और T × V2 - V1 ये आ रहा था। तब आप देखिए ये भी पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा, केल्विन में पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखिए जो dP/dt है, यानी कि स्लोप ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ये बेसिकली देखिए डिपेंड करेगा चेंज इन वॉल्यूम पे। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो अब पूरा चीज आप पे डिपेंड कर जाता है स्लोप पे। तो अगर आपके पास स्लोप पॉजिटिव है dP/dt कर्व, तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, डेल्टा V पॉजिटिव होगा, और डेल्टा V पॉजिटिव होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिमिलरली आप इस ग्राफ में देखिए वाटर के लिए, इस AO कर्व के लिए जब आप आइस से वाटर जाते हैं तो यहाँ पे dP/dt क्या है,
नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप देखिए नेगेटिव है। तो अगर dp बाई dt नेगेटिव है तो ओवरऑल डेल्टा v भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि जब आप आइस से वाटर जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन जब आप वाटर से वेपर जाइए तो इस ग्राफ का इस बेसिकली कर्व का स्लोप देखिए, ये स्लोप क्या है, dp बाई dt पॉजिटिव है, तो यानी डेल्टा वी को पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसलिए वाटर से वेपर जाते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है। सिमिलरली आप आइस से वेपर जाइए तो अगेन यहाँ पे स्लोप निकालिएगा तो dp बाई dt पॉजिटिव आएगा, यानी डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आइस से वेपर जाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये क्लॉसियस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि स्लोप आपका पॉजिटिव है तो dv पॉजिटिव होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आप इस केस में देखिए, वाटर के अलावा आप OA लाइन को अब कर्व देखिए। अब ये कर्व में आप स्लोप निकालिएगा तो ये dp बाई dt पॉजिटिव आएगा और इसीलिए वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस के लिए जब आप आइस से वाटर जाइएगा, यानी कि बेसिकली सॉलिड से लिक्विड, यहाँ वाटर के लिए हम नहीं लिख सकते, यहाँ सॉलिड से लिक्विड जब आप जाइएगा किसी और सब्सटेंस के लिए, वाटर में तो सॉलिड को आइस बुलाते हैं, वाटर में तो लिक्विड को वाटर बुलाएंगे। तो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड जाइएगा तो यहाँ देखिए dp बाई dt पॉजिटिव है, तो यानी कि डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसी और सब्सटेंस के लिए वाटर के अलावा जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। सिमिलरली OC और OB के लिए तो सेम इसके जैसा ही ग्राफ है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये है फेज इंडिकेटिंग डायग्राम। अब हम बात करेंगे वर्क और हीट के बारे में, वर्क एंड हीट के बारे में, और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे। देखिए ये जो वर्क और हीट है ये दोनों एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो आपको पता है बचपन से कि वर्क और हीट एनर्जी के दो फॉर्म है। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क जो होता है बेसिकली एनर्जी का अरेंज फॉर्म होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क जो है ये एनर्जी का अरेंज्ड फॉर्म है, अरेंज्ड फॉर्म है। लेकिन जो हीट है ये भी एनर्जी का फॉर्म है, पर ये डिसअरेंज्ड फॉर्म है। क्या है? डिसअरेंज्ड फॉर्म है एनर्जी का। तो ये दो पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर आप मैकेनिकल वर्क का हीट में कन्वर्जन करिए, मैकेनिकल वर्क का आप हीट में कन्वर्जन करिए, तो ये कन्वर्जन 100% पॉसिबल है, मैकेनिकल वर्क का हीट में कन्वर्जन। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये 100% पॉसिबल नहीं है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो वर्क एंड हीट बोथ आर एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इज अरेंज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज डिसअरेंज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट इज 100% पॉसिबल, क्योंकि मैकेनिकल वर्क अरेंज्ड फॉर्म है एनर्जी का, इसलिए मैकेनिकल वर्क का 100% हीट में कन्वर्जन पॉसिबल है। और सिंस हीट इज डिसअरेंज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज नॉट 100% पॉसिबल। अच्छा, अब वर्क और हीट में जो रिलेशन है, इसको पहली बार एक लोहार, एक बेसिकली जो आयरन मैन था, आयरन स्मिथ था, उसने दिया था। उसने क्या किया कि एक लोहे पे पीट रहा था वो हैमर से। तो जैसे वो पीटा तो लोहे को टच किया तो लोहा गर्म था, उसने और पीटा और मैकेनिकल वर्क किया तो और उसमें से हीट निकला। तो इसीलिए वहां से एक रिलेशन आया था कि जो वर्क डन होता है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो Q आपको नजर आ रहा है ये हीट है, यानी जितना ज्यादा वर्क करिएगा उतना ज्यादा हीट उसके प्रोपोर्शनल में रिलीज होगा। अच्छा, पहली बार वर्क और हीट में रिलेशन को स्टेबलिश किया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने। तो जब उसने वर्क इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था जूल ने, तो उन्होंने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसको बुलाते हैं J। तो वर्क इज इक्वल टू J इंटू Q। Q क्या है? हीट है। और J क्या है? यहाँ J जो है इसको बुलाते हैं जूल कांस्टेंट, क्योंकि जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। J को हम कन्वर्जन फैक्टर भी बुलाते हैं। J का एक और नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और जो J का वैल्यू होता है वो होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। ये J का वैल्यू होता है, ठीक है। और सिंस देखिए J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, तो यानी कि जो J है जिसको आप इन तीनों नाम से पुकारते हैं, जूल कांस्टेंट, कन्वर्जन फैक्टर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हैं कि 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल? बोलिए। अच्छा, अब आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपको x जूल दिया है क्वेश्चन में और आपको इसको कैलोरी में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? कैलोरी में। तो आप क्या करिएगा, आप इस x जूल को J से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, J क्या है? यही जूल कांस्टेंट, कन्वर्जन फैक्टर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसका वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ पे J का वैल्यू रखिए, तो x जूल आ जाएगा 4.2 जूल कैलोरी पर कैलोरी, तो कैलोरी ऊपर आएगा, जूल से जूल खत्म, यानी कि x जूल को आप कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं, x जूल को आप कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ये जो वैल्यू आपको दिया है इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका पहले आंसर जूल में था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास y कैलोरी गिवन है, अगर आपको इस y कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल से क्या करिए, ये जो आपके पास y कैलोरी गिवन है इसको J से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और J क्या है? जूल कांस्टेंट। तो J का वैल्यू कितना होता है? y कैलोरी इंटू J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो कैलोरी से कैलोरी खत्म, तो जो पहले y कैलोरी में था 4.2 से मल्टीप्लाई करने से y जूल में कन्वर्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको जूल से कैलोरी में जाना है तो आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर आपको कैलोरी से जूल में जाना है तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो मैकेनिकल वर्क इसका हीट में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क जो है वो एनर्जी का अरेंज फॉर्म होता है, इसलिए 100% कन्वर्जन पॉसिबल है। अच्छा, मैकेनिकल वर्क क्या क्या हो सकता है? एक तो काइनेटिक एनर्जी लॉस, वो इक्वल होगा हीट में, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी लॉस वो भी इक्वल होगा हीट में, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, या तो रोटेशनल एनर्जी भी हो सकता है, तो इसका भी लॉस वो भी इक्वल होगा हीट के। अब आपको क्वेश्चन में इन दोनों में से रिलेशन पूछेगा और कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ एज ए की पॉइंट याद रखना है। क्या की पॉइंट याद रखना है? ध्यान से सुनिए। ये जो डेल्टा क्यू आप लीजिएगा इसको जूल में लीजिएगा। क्या लीजिएगा? जूल में लीजिएगा। और जो अगर आप स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट यूज करते हैं तो इसको आप हमेशा जूल पर केजी में लीजिएगा। किस में लीजिएगा? जूल पर केजी में लेंगे। तो ये बेसिकली ट्रिक है, की पॉइंट है कि जब आप मैकेनिकल वर्क का हीट में ट्रांसफर करवाते हैं तो 100% ट्रांसफर होगा, इसलिए हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। लेकिन अगर आपको हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन करवाना है तो ये 100% पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कि जिसमें हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन पूछ रहा है, तो उसमें वो आपको क्या करेगा? परसेंटेज देगा, इफिशियंसी देगा। तो उसमें आपको इफिशियंसी देगा, तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन, दैट विल बी इफिशियंसी डिवाइडेड बाय 100 इनटू जो आप हीट उस बॉडी को दे रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, और ये भी आपको जूल में लेना है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है वाटर फॉल्स फ्रॉम 1 किलोमीटर हाइट, यानी एक हाइट पे एक टैप है, उससे वाटर नीचे गिर रहा है, 1 किलोमीटर हाइट पे वाटर नीचे गिर रहा है।
तो बोला कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो देखिए वाटर यहां से यहां जब गिर रहा था तो यहां पे आने पर वाटर में कितना टेम्परेचर बढ़ा वो आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था वो यहां से यहां आया, तो लॉस जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वही वाटर को हीट सप्लाई करेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू कि वाटर कितना हीट गेन किया। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh और डेल्टा क्यू लिखेंगे ms डेल्टा टी। यहां वाटर का मास सेम है तो मास से मास खत्म। अब देखिए डेल्टा टी ही तो निकालना है, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ही तो निकालना है, तो डेल्टा टी हो जाएगा GH/S। अब देखिए G का तो वैल्यू 10 लीजिएगा, H का वैल्यू आप 1 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा, और S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है जूल पर केजी में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है 4200 जूल पर केजी। तो यहाँ 4200 यूज करेंगे तो आपको राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा 2.4 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास बोला है एन आयरन बुलेट मूविंग विथ 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आयरन बुलेट है जिसका बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर पेनिट्रेशन टू द टारगेट स्पीड बिकम्स 60 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बुलेट कोई टारगेट से टकराता है और टकरा करके इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। इफ 40% ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी कि 40% जो ये मैकेनिकल वर्क किया है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, है ना। तो आपसे पूछा है कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब बाय द बुलेट इटसेल्फ, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। तो अब आप देखिए जो 40% मैकेनिकल वर्क है वही हीट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ बुलेट कौन सा मैकेनिकल वर्क कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो 40% लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट गेन। और आपको पता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर। तभी तो लॉस आएगा, बड़े में से छोटा घटाना है तभी तो लॉस आएगा, सॉरी फाइनल में से इनिशियल में से फाइनल घटाना है तभी तो लॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 डिवाइडेड बाई 100 डेल्टा के ही लॉस का ये वैल्यू डाल दिए, और डेल्टा क्यू होता है ms डेल्टा टी। यहाँ सब देखिए मास खत्म हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट आपको देखिए आयरन का, क्योंकि बुलेट आयरन का बना है तो स्पेसिफिक हीट आयरन का आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.024 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफिक हीट आपको लेना है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। तो कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 4200 से मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका गिवन वैल्यू है। तो यहाँ से S आ गया, डेल्टा टी ही पूछा है, यहाँ पे V1 120 मीटर है, V2 60 मीटर पर सेकेंड है। सारा वैल्यू डालेंगे तो आपके पास बेसिकली राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट आएगा 21.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर हाइट, यानी कि ये था आपके पास 20 मीटर का एक हाइट है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर द कोलिजन इट राइजेस अप टू 8 मीटर, यानी कि 20 मीटर से बॉल ग्राउंड पे टकराया और टकरा करके 8 मीटर ऊपर वो राइज किया, ठीक है, ये 8 मीटर ऊपर राइज किया। तो बोला इफ 25% ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि 25% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट में एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉल इटसेल्फ, तो कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉल। तो बॉल का कितना टेम्परेचर बढ़ा वो। अब देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क है वो कौन सा मैकेनिकल वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉल एक हाइट से नीचे गिरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25% यानी 25/100 मैकेनिकल एनर्जी कौन से फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू गेन इन टेम्परेचर। अब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी लॉस को जैसे काइनेटिक एनर्जी लॉस को लिखते थे हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी लॉस को हम लिखेंगे mgh1 माइनस mgh2। तो ये हम डाल दिए, और डेल्टा क्यू को लिखेंगे ms डेल्टा टी। सारा मास खत्म क्योंकि बॉल का मास कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट आपको बॉल का दिया है 0.3 जूल पर ग्राम केल्विन।
तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल पर केजी में, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम होता है 10⁻³ केजी। तो यहाँ से S आ गया, G10 लेंगे, H1 आपको पता है 20 क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा, H2 कितना है 8, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है 2 kg आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आपके पास आइस ब्लॉक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। बोला स्लाइड्स ऑन फ्रिक्शनल सरफेस, यानी ये आइस ब्लॉक ऐसे सरफेस पे आगे जा रहा है जहां पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपको गिवन है μ = 0.4, और ये स्लाइड करते करते आइस का ब्लॉक 10 मीटर आगे गया, अप टू 10 मीटर वो स्लाइड किया, तो हाउ मच आइस शुड बी मेल्ट, तो इस प्रोसेस में आइस कितना मेल्ट करेगा। अब ध्यान से सुनिए, आइस मेल्ट क्यों करेगा, क्योंकि जब आप आइस को आगे ले जाइएगा तो जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, आइस आप आगे ले जा रहे हैं, फ्रिक्शन उस पर पीछे वर्क करेगा, तो यही जो वर्क है कि फ्रिक्शनल मैकेनिकल वर्क, यही उस आइस को हीट देगा और उस हीट को लेकर के आइस मेल्ट होगा। तो आपको बताना है कि 2 kg आइस में से कितना आइस मेल्ट कर गया। तो सिंपल है फंडा, आप क्या करिए, लगाइए फ्रिक्शनल मैकेनिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बताइए आइस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। म्यू आपको गिवन है 0.4 और नॉर्मल होता है mg के बराबर। यहाँ देखिए, तो यहाँ से डाल दीजिए, वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, और डेल्टा क्यू, क्योंकि मास निकालना है आइस का, टेम्परेचर गेन नहीं पूछा है, तो वो हम लेंगे डेल्टा क्यू लेंगे m इंटू एल फ्यूजन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स डालेंगे म्यू एम जी, और डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल किया, और मास निकालना है एल फ्यूजन। आपको पता है एल फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, पर इसको हम लेंगे जूल पर केजी में, तो इसको 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एल फ्यूजन आ गया। अब म्यू है 0.4, मास इसका है 2 kg, जी हो गया 10, डी हो गया 10, एल हो गया 80 इंटू 4200, यहाँ से मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है ऋतिक रोशन गेट्स 50 किलो कैलोरी, यानी ऋतिक रोशन को जो हीट मिला है दैट इज 50 किलो कैलोरी। तो इसको हम बेसिकली 50 इंटू 10⁻³ कैलोरी लिख सकते हैं। तो हीट बाय ईटिंग पिज्जा, यानी ऋतिक रोशन को इतना हीट मिला एक पिज्जा खाने से। His efficiency is 70% and mass is 60 kg, then how much height he can jump? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हाइट जंप करना मतलब मैकेनिकल वर्क करना। तो यहाँ पे आप हीट का वर्क मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको पता है ये 100% पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया है। तो एफिशिएंसी दिया है तब हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऋतिक रोशन का जो वेट है दैट इज 60 kg, हीट एब्जॉर्ब किया 50 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो यहाँ से देखिए इफिशियंसी इंटू डेल्टा क्यू इंटू, आपको मैंने बताया था इफिशियंसी इंटू डेल्टा क्यू, जो हीट एब्जॉर्ब किया दैट विल बी इक्वल टू हाइट जंप किया, यानी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो यहाँ से देखिए इफिशियंसी है 70/100, डेल्टा क्यू हो गया 50 इंटू 1000 यानी 50,000, और जे क्या है, इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी कि जूल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 4.2। मास है ऋतिक रोशन का 60 kg, G10 लेंगे, हाइट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कैलोरीमेट्री हमारा खत्म होता है, अब हम बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए आपका जो हीट ट्रांसफर करने का जो तरीका है, जो मोड है, वो 3 तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एक और तरीका है। हम बात करेंगे मेनली कंडक्शन के बारे में। तो कंडक्शन क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड इन सॉलिड एंड लिक्विड मरकरी में बाय द वाइब्रेशन मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, नो एक्चुअल मोशन इज नोन एज कंडक्शन। देखिए कंडक्शन क्या होता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कंडक्शन में क्या करते हैं आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये रॉड है, रॉड के इस एंड पे टेम्परेचर T1 है, इस एंड पे टेम्परेचर T2 है, और आप बोल रहे हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यानी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ क्या होगा, जब आप रॉड के इस एंड पे हीट दीजिएगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को
एनर्जी देगा, सिमिलरली ये बगल वाले मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी देगा, और ये फाइनली जो हीट है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस प्रोसेस को बुलाते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या हुआ, कंडक्शन में हीट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और ये सॉलिड में भी हो सकता है कंडक्शन और लिक्विड मरकरी में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि लिक्विड मरकरी के पास डेंसिटी होता है अच्छा खासा। और ये क्यों हुआ हीट एनर्जी का ट्रांसफर, हाँ, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट किए, अपने आसपास वाले को वाइब्रेट किए, वो अपने आसपास वाले को वाइब्रेट किए, और इसलिए हीट एनर्जी का कंडक्शन हुआ। एक्चुअली मीडियम पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, वो सिर्फ वाइब्रेट करता है, तो इसलिए यहाँ लिखा है नो एक्चुअल मोशन, इसको बुलाते हैं कंडक्शन। कंडक्शन देखिए स्लोएस्ट प्रोसेस है, क्योंकि एक जगह पे वो वाइब्रेट हुआ, फिर वो दूसरे को वाइब्रेट करेगा, तो कंडक्शन इज ए स्लोएस्ट मेथड। कंडक्शन बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, यानी कि जो कंडक्शन है कौन सा मीडियम है उसके थर्मल कंडक्टिविटी यानी के पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड में इधर इस एंड से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और इस एंड से Q डैश हीट निकाल रहा है, Q सप्लाई कर रहे हैं, Q डैश निकल रहा है। तो यहाँ पे T1 और T2, T1 ज़्यादा है T2 से, तो यहाँ पे दो स्टेट आता है, एक तो वेरिएबल स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है कि जितना आप हीट देते हैं उतना बाहर नहीं निकलता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जो भी लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, वेरिएबल स्टेट नहीं पढ़ेंगे। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जितना हीट आपने सप्लाई किया उतना ही हीट बाहर निकलता है, यानी कि जो फाइनल है Q डैश वो Q के बराबर है। तो यही स्टेडी स्टेट पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि कितना हीट फ्लो हुआ, उसका क्या रेट है, उसके बारे में बात करते हैं इन स्टेडी स्टेट। सो हम बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। इसका दूसरा नाम है हीट करंट, और इसका ही दूसरा नाम है थर्मल करंट, जिसको dQ/dt से बुलाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जितना आप रेट ऑफ हीट देते हैं, dQ/dt देते हैं, उतना ही रॉड से बाहर निकलता है। मान लीजिए ये आपके रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रॉड का लेंथ L है, तो और रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या है। तो जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं जिस रेट से, तो रेट ऑफ हीट फ्लो या आप थर्मल करंट बुला लीजिए या थर्मल हीट करंट बुला लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो dQ/dt डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। वो डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी K पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर डिफरेंस में भी डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपने क्रिएट किया है। तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहाँ से dQ/dt यानी रेट ऑफ हीट फ्लो, उसका वैल्यू आता है -KA/dT/dx। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप बेसिकली dx को कंप्लीट लेंथ ले लीजिए और dt को चेंज इन टेम्परेचर ले लीजिए, तो रेट ऑफ हीट फ्लो वो आ जाता है -KA T2 - T1। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है, रॉड के इस एंड का टेम्परेचर, और लेंथ क्या है, पूरे रॉड का लेंथ। तो यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया KA/L, और माइनस साइन को आप अंदर ले जाइए तो ये आ जाएगा T1 - T2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हीट करंट या थर्मल करंट भी बुलाते हैं। So, in steady state conduction, in steady state condition, outer surface of the solid is insulated, no heat absorbed by the any cross section, temperature of the different cross section is different and decrease in the direction of heat flow, temperature of every cross section remains constant but not equal for all.